हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस। और आज के क्वेश्चन है आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। तो लॉजिकल रीजनिंग में हम बेसिकली इंडियन लॉजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके एग्जाम के, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़कर जाइएगा और इनसे रिलेटेड जो भी एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था आपका द टर्म योगजा, ठीक है, योगजा दैट इज इंट्यूटिव pertains to which of the following प्रमांस। तो इसमें आपको ये बताना था कि योगजा वर्ड जो है, योगजा जो इंट्यूटिव होता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन से प्रमाण से रिलेटेड है। तो इसको इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि योगजा जो ये वर्ड है ये योग से बना है, ठीक है। योग की अगर हम बात करें तो योग का मतलब होता है, यहाँ पर ये बोला जाता था परसेप्शन को, कि जिनके पास योग की नॉलेज होती है, इंडियन लॉजिक में ऐसा बोला जाता था कि जिनके पास योग की नॉलेज होती है उनको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। मतलब उनका जो परसेप्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि उनके पास इंट्यूटिव नॉलेज होती है, उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती है और उनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पहले से पता होता है। देखिए, इंडियन लॉजिक के टॉपिक जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बनाई जा सकती है। बट मेरा हमेशा से ये मानना आया है कि इस टॉपिक को आप जितने ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप करेक्टली और उतना ज़्यादा आप अच्छे से एग्जाम करके आएंगे, उतना ज़्यादा एक्यूरेटली आप अपने क्वेश्चंस करके जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, जो कि कोई भी टॉपिक है जो इंडियन लॉजिक से रिलेटेड है, तो उसको ईजी से समझने की कोशिश कीजिए। वर्ड्स का जो मीनिंग है, जो करेक्ट मीनिंग होना चाहिए, वो समझने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करिए। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, उसको बनाएंगे, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा टॉपिक, होता जाएगा और आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। तो यहाँ पर ये समझिए कि ये जो योगजा है, ये जो योगजा टर्म है, वो आपका क्रिएट हुआ है योग से, ठीक है, योग। अब ऐसा बोलते थे इंडियन लॉजिक में कि जिनके पास योग की नॉलेज होती है उनके जो इंट्यूशंस होते हैं, जो उनकी इंट्यूटिव थिंकिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका माइंड शार्प होगा, आपका माइंड काम होगा और उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को इजीली एनालाइज कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सेम वही चीज़ है कि आपकी इंट्यूशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो ऐसा बोलते थे उस टाइम पे कि जो योग को फॉलो करता था उसको योगिनी बोलते थे, ठीक है। तो ये जो ये योगिन होते थे, इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती थी। अब इनको आप सुपर नेचुरल पावर्स आज के कंपैरिजन में बोल सकते हैं कि वो सुपर नेचुरल पावर है, क्योंकि सब किसी के पास वो पावर नहीं है। उस टाइम पे इंट्यूटिव होना नॉर्मल होता था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग योग को फॉलो करते थे, ठीक है। तो किस तरीके की पावर होती थी? वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्लियरली देख पाते थे। वो समझ पाते थे कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है, पास्ट में क्या चल रहा था और फ्यूचर में क्या होने वाला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते थे। तो ये चीज़ किस पे बेस्ड होगी? अब आपको ये समझ में आया कि इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन पे बेस्ड है। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं कोई चीज़, मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि अब आपका एग्ज़ाम मान लो जून के लास्ट में नहीं होगा, जुलाई स्टार्टिंग में होगा। तो मैंने मान लीजिए ऐसा इंट्यूशन लगाया, ऐसा मुझे इंट्यूशन हुआ। तो ये क्या है? ये मेरी एक तरीके से परसेप्शन बनी, ठीक है। वो परसेप्शन जो मैंने बनाई कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ कि ऐसा होने वाला है। तो ऐसे में क्या हुआ? ये एक इंट्यूशन है और ये किस चीज़ पे बेस्ड है? ये हमारे परसेप्शन पे बेस्ड है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि योगजा जो है ये आपका परसेप्शन पे बेस्ड है। तो राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, दैट इज परसेप्शन, ठीक है। ये परटेन्स करता है विद परसेप्शन। तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे चल के आपको ये टॉपिक, मतलब ये कोई भी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। योगजा पे क्वेश्चन तो आ ही गया, अब इसके बाद योगिनी पे आ सकता है आपका क्वेश्चन, योग पे आ सकता है, इंट्यूटिव नॉलेज पे आ सकता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, तो मैं आपको 30 सेकेंड्स का वक्त दे रही हूँ क्वेश्चन रीड करने के लिए। Okay, so the question is, which of the following pramans is used by classical Indian school of logic to prove the existence of God? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो इतना ज़्यादा मैं आपको कॉम्प्लिकेट बना सकती हूँ इस एक्सप्लेनेशन को, कि मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या बहुत ही ईजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो हो सकता है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है कौन सा इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक था जिसने प्रूव किया था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को, क्या बोलूँ मैं, मतलब मुझे तो मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ऑप्शंस को चेक करिए और ये सोचिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा। अर्थापत्ति, जब हम किसी चीज़ से, किसी वर्ड से, किसी सेंटेंस से जो मीनिंग क्रिएट होता है उस पर कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं तो उसको हम अर्थापत्ति कहते हैं, ठीक है। उपमान, जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। परसेप्शन, जब हम प्रत्यक्ष में किसी चीज़ को देखते हैं। और इन्फ्रेंस हो गया आपका अनुमान लगाना। अब आप मुझे बस ये बताइए कि क्या भगवान को किसी ने देखा है, क्या किसी ने गॉड को देखा है? तो ऑफकोर्स किसी ने गॉड को नहीं देखा है, ठीक है। हम सब एक अनुमान लगाते हैं, एक इन्फ्रेंस निकालते हैं कि गॉड होते हैं, ठीक है। ये तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अब इसका एक और एक्सप्लेनेशन है जो कि हम मोस्टली जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं, जो आप स्कूल ऑफ इंडियन थॉट्स में पढ़ते हैं, वो ये है कि ये जो अनुमान आपका इन्फ्रेंस था, अनुमान स्कूल ऑफ लॉजिक जो था, स्कूल ऑफ लॉजिक में से जो अनुमान था इसी ने बोला था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की, गॉड के बारे में, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया वो वही है। अनुमान को किस तरीके से माना गया कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव करता है, क्योंकि उस टाइम पे भी इंडियन लॉजिक की जब हम बात करते हैं, जब लॉजिक्स को बनाया गया था उस टाइम पे भी उन्होंने अनुमान लगाया था, ऐसे उन्होंने कैलकुलेशंस की थी, ऐसी उनका ऐसा मानना था, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है और इसको प्रूव करने का तरीका सिर्फ अनुमान ही था। वो ये नहीं कह सकते थे कि हम ये चीज़ मान रहे हैं कि भगवान है और हम ये प्रत्यक्ष में प्रूव कर रहे हैं, देखो भगवान आ गए। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप चाहें और अब आप भगवान को समन कर दें उस टाइम पे भी। तो ये इसलिए इन्होंने क्या किया, अनुमान से इसको प्रूव किया है। इस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को इन्होंने किस चीज़ से प्रूव किया? अनुमान से, कि हम अनुमान लगाते हैं कि ये प्रकृति को, ये पृथ्वी को कौन चला रहा है, कौन इसको गवर्न कर रहा है, तो देयर मस्ट बी सम हायर पावर हु इज गवर्निंग एवरीथिंग। तो इस तरीके का जो अनुमान लगाना हुआ, ये इन्फ्रेंस ड्रॉ हुआ, ये अनुमान वाला जो लॉजिक है, इसने लॉजिक प्रूव किया कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुपर पावर और देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ समवन माइटी। तो ये इस तरीके से आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक और बनता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के अलावा और भी टॉपिक यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल पावर या इस तरीके का कुछ पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके भी आ सकता है आपसे, तो वहाँ पर भी राइट आंसर आपका सेम ही होगा, दैट इज इन्फ्रेंस, अनुमान। तो अगर मैं इसको इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक है जिसने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात करी है, प्रूव किया है, तो उसको आप अनुमान ही कहेंगे। और अगर आपको नहीं भी पता है इसके बारे में, तो भी अगर आप इनको आपस में रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुमान के थ्रू ही हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव कर सकते हैं, बाकी और किसी भी तरीके के प्रमाण के थ्रू हम इसको नहीं प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सही से ईजी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पहले, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैलेसीज से रिलेटेड है। द इन्फ्रेंस ए माउस इज अ एनिमल, देयरफॉर अ लार्ज माउस इज अ लार्ज एनिमल। ठीक है, ये एक इन्फ्रेंस इन्होंने निकाला है कि एक माउस जो है वो एनिमल होता है, इसलिए लार्ज माउस जो होगा वो लार्ज एनिमल होगा। कमिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मीनिंग निकाल रहे हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक जो चूहा है वो एनिमल है, ठीक है, चलो समझ में आता है कि चूहा एनिमल है, बट फिर उसके बाद इन्होंने क्या मीनिंग निकाली उसकी कि अगर चूहा बड़ा होगा तो उसको हम बड़ा एनिमल कहेंगे, लार्ज एनिमल कहेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मीनिंग्स को निकाला जा रहा है। जहाँ पर हम एक से ज़्यादा मीनिंग्स निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको हम इक्विवोकेशन फैलेसी कहते हैं। इक्विवोकेशन फैलेसी आपकी होती है जब हम मल्टीपल सेंस निकालते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। ये सारे फैलेसीज हमने कराए हुए हैं, क्वेश्चंस के थ्रू आपको सॉल्व करवाया था, तो फैलेसीज आपको काफ़ी अच्छे से पता होगी। स्ट्रॉमैन आपको पता है इजीली तब होता है स्ट्रॉमैन फैलेसी जब हम किसी की कोई कमज़ोरी को टारगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लिपरी स्लोप होता है जब आपकी बात अचानक से एकदम ही आप किसी और चीज़ की बात कर रहे हो, अचानक से अपना टॉपिक एकदम ही वीक कर दिया, एकदम ही चेंज कर दिया टॉपिक। फिर आपका कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, जब एक से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ बताई जाए तो वो आपकी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होती है। तो इक्वोकेशन फैलेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे आप देखिए एक एग्जांपल है, ऑल ट्रीज हैव बार्क्स, एवरी डॉग
barks, therefore every dog is a tree। तो ये इस तरीके की जब हम किसी फैलेसी की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया कि हर ऑल ट्रीज हैव बार्क्स, ठीक है। बार्क्स एक वर्ड है कि बार्क मतलब होता है कि तना, ठीक है, और बार्क का मतलब ये भी होता है कि भौंकना, और बोल रहे हैं कि एवरी डॉग जो है वो भौंकता है, एवरी डॉग बार्क्स, देयरफॉर एवरी डॉग इज अ ट्री। तो कैसे डॉग को ट्री बना दिया? सिर्फ एक वर्ड मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट मीनिंग है उसकी। डिफरेंट मीनिंग्स क्या सिमिलर मीनिंग होगी? नहीं होगी। तो जहां पर हम किसी भी चीज की एक से ज्यादा मीनिंग निकाल के उन दोनों चीजों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में वो आपकी जो फैलेसी होती है वो इक्विवोकेशन फैलेसी होती है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी भी स्टेटमेंट की एक से ज़्यादा मीनिंग आपको नज़र आए, ऐसे में वो इक्विवोकेशन फैलेसी हो सकती है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे इंडियन लॉजिक एंड फैलेसीज से रिलेटेड। जितना भी मैंने आपके फ्री कोर्स में कराया है वो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कवर कर दिए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने अभी कराया और नहीं समझ में आया तो उसके लिए आप कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग मोर, आप हमेशा पूछते रहते हैं कि ये क्वेश्चंस जो फैलेसीज वाले क्वेश्चंस हैं वो कहाँ पे है। तो न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए वो सारे। उसमें फैलेसीज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ऑलमोस्ट सारी फैलेसीज मैंने कवर करवाई हुई है। वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे उसमें कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड इनडायरेक्ट या डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।